नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। क्या देश के सामने बढ़ता जनसांख्यिकीय बदलाव एक चेतावनी है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर बताया है कि सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज पर एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। इस समिति का उद्देश्य है अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसंख्या बदलाव का गहराई से मूल्यांकन करना। सरकार का कहना है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन से जुड़ा हुआ है और इसी चुनौती से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसी बीच घुसपैठ पर भी केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है और सीमा सुरक्षा को लेकर नए स्तर पर निगरानी और कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या सरकार का यह कदम देश को और ज्यादा सुरक्षित और संतुलित बनाने की दिशा में एक जरूरी पहल है? चर्चा इसी खास मुद्दे पर। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप राव जी, बीजेपी से। बहुत स्वागत है प्रताप जी। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही रिटायर्ड आईएएस AK सिंह सर भी मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी। डेमोग्राफिक संतुलन बहुत जरूरी है और ये क्यों, इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है और साफ मंशा केंद्र सरकार की नजर आती है। अगर हम पश्चिम बंगाल के मद्देनजर भी देखिए, कितना जरूरी आपको ये लगता है और इस कदम को कैसे देखेंगे आप? जी श्वेता जी, आपको और हमारे जो को पैनलिस्ट हैं, दर्शकों को नमस्कार जी। ये जो डेमोग्राफिक बैलेंस की बात होती है, ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया मुद्दा नहीं। ये हजारों साल पुराना मुद्दा है और इस पे एकेडमिया में कई तरह से रिसर्च हुए हैं, कई किताबें भी निकली हुई हैं। तो एक ये कहने का मतलब ये है मेरा कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि पहली बार भारत फेस कर रहा है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि भारत में पहली बार इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि बीच बीच में इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है। अगर आपका ध्यान में लाना चाहूंगा आसाम से जी। 1950 और 60 के दशक में ही उस समय बातें उठाई गई थी कि आसाम में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और एक बात हुआ करती थी कि अली और कुली की बात हुआ करती थी। तो कुली तो वो होते थे जो कि माइग्रेंट लेबर्स जाया करते थे राज्य के अन्य राज्यों के यहाँ से वहां पे चाय बागान वगैरह में काम करने के लिए, और जो अली की बात होती थी जो कि मुस्लिम माइग्रेंट्स जो हैं जो बंगाल वगैरह से आया करते थे वहां पे। उसके अलावा असम का ही अगर आप देखेंगे तो असम में 80s में वहां पे स्टार्ट हुआ था, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि बाहर के जो लोग आकर के वहां बसे हुए हैं, बिहार, यूपी या अन्य स्थानों के, उनके विरुद्ध भी वहां पे एक आंदोलन शुरू हुआ था। कहने का मतलब ये है कि एक नया मसला नहीं है, और भी कई उदाहरण है, लेकिन इसको सिर्फ पॉपुलेशन और रिलीजन से नहीं जोड़ा जाए। इसका एक और भी पहलू होता है नेचुरल डेमोग्राफिक चेंज का। अगर आपको याद हो कि एक कैंपेन भारतवर्ष में चल रहा है, कई सालों से चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो अगर आप देखेंगे कि कई स्टेट्स ऐसे रहे हैं जिनमें की जो रेशियो है मेल्स का और फीमेल्स का, उस रेशियो में असंतुलन आया था। उसके कारण भी देखा होगा कि आपने इसमें जो है थोड़ी बहुत असामाजिक जो प्रश्न कई प्रकार के खड़े हो जाते हैं। तो अननेचुरल जो माइग्रेशन के कारण से हो या और भी कारण से जो हो, अननेचुरल जब डेमोग्राफिक ग्रोथ होता है तो उसके कई जो हैं रिपरकशंस या इम्प्लीकेशंस या पहलू होते हैं। उसमें सबसे बड़ा पहलू जो होता है वो होता है एक आपका सोशल कोहेजन और ट्रस्ट की जो बात होती है, मतलब सामाजिक एकता और आपस में विश्वास की जो बात होती है, उस पर असर पड़ता है। जो कल्चरल एक आइडेंटिटी की बात होती है वो होता है, जैसे कि कल्चरल आइडेंटिटी का उदाहरण मतलब कि फिलहाल अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा था कि जय श्री राम के नारे देने से ही कई लोगों को परेशानी हो रही थी और यहाँ तक कहा जा रहा था कि राम जो है वो वेस्ट बंगाल के लिए या बंगाल के लिए नहीं है। तो एक कल्चरल आइडेंटिटी की बात का प्रश्न भी उठ जाता है। इसके अलावा जो है कई रिपरकशंस होते हैं जिसमें कि एक आर्थिक भी होता है, इसका आर्थिक रिपरकशन होता है। उसके अलावा अपराध जो होता है वो होता है।
तो कई मामले हैं इसमें, और उसके एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे, असम का मैंने उदाहरण दिया था आपको याद होगा तो 2012 में मुंबई में आजाद मैदान में जो शहीद स्मारक बना हुआ है उसको किन लोगों ने तोड़ा था? जो रोहिंग्या जो कि मतलब कि बांग्लादेशी लोग थे, ज्यादा लोग वही थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने उसको वहां पे उसको तोड़ा था। अभी अगर आप 2-3 दिन पहले की बात देखें, जो बांद्रा में हुआ है, जो मुंबई में हुआ है, वो कौन लोग थे? वही लोग थे जो कि बाहर से आकर के जो है वहां बैठे हुए थे और उनको जब हटाया जा रहा था। उसी तरह से आप देखेंगे कि तमिलनाडु में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो बाहर से लेबर आई हुई है बिहार या यूपी के, उनके विरुद्ध भी जो कई प्रकार से क्राइम होते हैं और कैंपेन चलाया जाता है। महाराष्ट्र में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा और समय समय पे आप देखे होंगे कि कहा जाता है कि ये भैया लोग जो आए हैं बाहर से उनको परेशान करने की बातें समय समय से आती रहती है। तो जो सबसे भी बड़ी बात क्या है कि जो देश की आंतरिक और ब्राह्मणी सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाती है। इसके भी कई उदाहरण होंगे जो कि हमारे जो को-पैनलिस्ट हैं बिल्कुल सर, आपने भी कई एग्जांपल दिए कि कितना जरूरी है। और आपने जैसा कि कहा कि ये कोई नया नहीं है, होता रहता है वक्त पर डेमोग्राफिक संतुलन की बात जो होती है। प्रताप राव जी, वक्त वक्त पर ये उठता रहा है मुद्दा, इस पर चिंता भी जाहिर की गई है। सुरक्षा संतुलन दोनों की बात कही जा रही है, ये आज के वक्त में बहुत जरूरी है। और हम सब ये कहें कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ तो अब ऐसा नहीं है, राजधानी जयपुर भी उससे अछूता नहीं है। क्या जो कदम उठाया जा रहा है, जो कमेटी का गठन हुआ है, क्या हम ये माने कि आने वाले कुछ दिनों में उसके रिजल्ट्स या इंपैक्ट नजर आएंगे? श्वेता, पहली बात तो मैं बता दूं कि 26 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि भारत में जिस तरह से भारत के जो चरित्र को, भारत की प्रकृति को, भारत की संस्कृति को बदलने का जो षड्यंत्र चल रहा है और डेमोग्राफी के जरिए, यानी कि जनसंख्या असंतुलन के जरिए इसको करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ भारत सरकार अभियान छेड़ेगी। और उसी का परिणाम है कि ये टास्क फोर्स बनी थी। और हम सब जानते हैं कि देखिए, आज दुनिया भर में जो परेशानी है वो इस बात को लेकर है कि इस्लाम विशेषकर वो दुनिया को पैन इस्लाम बनाना चाहता है और उसने अपना एक लक्ष्य रख रखा है गजवाए हिंद का। क्या होता है गजवाए हिंद? कि पूरे भारत को इस्लामी बहुल बना देना। उसके लिए उन्होंने 2-3 तरीके निकाले और ये उनकी जो टूल किट है उसमें सब सामने है। और उसमें एक तो बड़ा है कि धर्मांतरण के जरिए, और दूसरा है घुसपैठ के जरिए, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि दर। ये 3 एक बड़े ऐसे जरिए हैं जिसके जरिए भारत की जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ा जा रहा है। आप देखिए 1951 में भारत में जो मुसलमान कितने थे? 10%। आज 18% के आसपास मुसलमान हो गए भारत की जनसंख्या में, और तेजी से बढ़ रहे हैं। 2050 के बारे में कहते हैं कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश बन जाएगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया में, स्पेन में, यूरोप में, सब जगह क्या हो रहा है। सीरिया और लेबनान में क्या हुआ, किस तरह से रातों रात वहाँ उनकी संस्कृति बदल गई, उनके धर्म बदल गए, वहाँ के राज बदल गए, पाठ बदल गए। भारत में भी इसकी कोशिश हो रही है। और ये हम जानते हैं कि असम और बंगाल इसके सबसे पीड़ित क्षेत्र रहे, और इसको लेकर लंबे समय से आंदोलन भी चले और आवाज़ें भी उठी है। लेकिन लगातार तुष्टीकरण की नीतियों ने, केवल वोट बैंक की राजनीति ने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? केंद्र सरकार की मंशा अपने बहुत वक्त भी हो चुका और मुद्दा यह हमेशा से बना रहा है। केंद्र सरकार इसमें सख्ती की बात भी कहती रही है, कदम उठाने की बात भी, लेकिन अब जो कुछ ऐसे मूवमेंट नजर आ रहे हैं। सबसे पहला मैं बताता हूँ जी। सबसे पहला तो SIR के जरिए उन घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोशिशें शुरू हो गई। बड़ी संख्या में घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया गया है। अब उनकी जांच के बाद उन्हें डिलीट किया जाएगा, फिर डिपोर्ट किया जाएगा, ऐसे भारत सरकार की मंशा है। यानी कि जनसंख्या असंतुलन का घुसपैठ के जरिए जो एक जरिया था उसको रोकने की कोशिश हो रही है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि दर। उसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। एक तो बहुविवाह, 4 विवाह करने की एक इस्लाम में जो इजाजत है, भारत के सामान्य कानून को नहीं माना जाता। वहां शरिया लागू होता है कि एक आदमी 4 बीबी रख सकता है। तो इसको भी
भारत सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, कुछ राज्यों में यूसीसी आ चुका है और आने वाले समय में इसके जरिए पूरे देश में यूसीसी आएगा। सभी के लिए समान कानून होगा। इससे कम से कम जनसंख्या असंतुलन को लेकर जो एक ये कह देते हैं कि नहीं ये तो खुदा की देन है और ये इस्लाम का और शरिया का ये है कि हम कितनी भी शादी कर सकते हैं, 4 शादी कर सकते हैं, तो इन सब पर प्रतिबंध लगेगा। ठीक है, इससे इस कदम से। लेकिन पंकज जी, मैं पंकज जी, अब बीजेपी केंद्र में सरकार है और जिस तरह से ये कदम उठाए जा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री का आना, कमेटी की बात और उसके बाद भी हाई लेवल मीटिंग भी होती है और पश्चिम बंगाल में मूवमेंट नजर, क्या इन सब को लेकर जो एक डेमोग्राफिक संतुलन की बात कही जा रही है, क्या विपक्ष इसके साथ है या फिर इसे एक राजनीतिक एजेंडे के तौर पर विपक्ष देखता है? क्या है नजरिया आपका और क्या साथ मिलेगा इसमें? देखिए, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ही एक वक्तव्य आपको सुनाना चाहूंगा और फिर उसके बाद में मैं आगे आपके पॉइंट्स पे आना चाहूंगा। मुझ पर आरोप करते हैं कि चलो पहले जो हुआ वो हुआ, अभी हो रही है या नहीं हो रही है? मैंने कहा अभी भी हो रही है। तो उन्होंने कहा तो जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। मेरे को मेरी जिम्मेदारी है भाई, मगर एक बार देश की सीमा देख कर आओ। सिर्फ बांग्लादेश के सीमा पर कई सारे झरने, महासागर जैसी नदियां, कई सारा जंगल का एरिया, कई सारी पहाड़ी चोटियां है जहां बॉर्डर नहीं बनी है और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आगे। वहां से घुसपैठ, देखिए, आपने सुन लिया अमित शाह जी ने क्या कहा है कि घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, इस सरकार में जब से आपने देखा होगा कि लगातार केवल राजनीतिकरण करके हर चीज़ को पोलराइजेशन करना, हर मंतव्य के पीछे एक दूसरी सोच का होना, कहीं ना कहीं लगता है कि जो अगर सही काम भी करना ये सरकार चाहती है तो उसमें इनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो कहीं भी सही नहीं है। उसके कारण मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, डेमोग्राफिक जो भी चेंजेस होने हैं, जो भी असंतुलन इस समय है, उसमें कई रीजन्स हैं। आप देखिए, एजुकेशन एक रीजन है, अर्बनाइजेशन जिस तरीके से लगातार शहरीकरण हो रहा है वो एक रीजन है, फैमिली के भी कई रीजन होते हैं और वो सारे तमाम जो रीजन्स हैं वो एक बड़ा रीजन है जो डेमोग्राफिक चेंजेस इस समय आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो भी एक बड़ा रीजन है, लेकिन सरकार ना तो अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई काम कर पा रही है। एक इन्फ्लेशन जो महंगाई हम जिसे बोल रहे हैं वो भी एक बड़ा रीजन है, उस पर भी सरकार ने कोई काम किया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप दावे बार बार ये करते हैं कि हम लोग ये डेमोग्राफिक जो असंतुलन है उसको लेकर चिंतित हैं, घुसपैठ को लेकर चिंतित हैं। घुसपैठ पे आपने सब लगातार केवल राजनीति करने का काम किया है। सच्चाई ये है कि पिछले 12 वर्ष में आपने सिर्फ 2500 लोगों को डिपोर्ट किया है, जिसमें एक अनुमानित आंकड़ा है जो तमाम सोर्सेज हैं उससे कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घुसपैठिए आए हैं, जैसा आप ही के सोर्सेज अगर कह रहे हैं तो उसमें से सिर्फ आपने 2500 लोगों को बाहर भेजा है, जबकि भी यूपीए की सरकार में 10 साल में हम लोगों ने 90,000 से ज़्यादा घुसपैठियों को देश से बाहर लीगल तरीके से भेजा है। तो इस सरकार की आक्रमण्यता दर्शाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके पास बीएसएफ को मैनेजमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो या तमाम जो बातें हैं, आप देखिए कि फेंसिंग की भी अगर हम बात की जाए तो आपकी सरकार में सिर्फ 700-800 किलोमीटर की फेंसिंग हुई है और ये तमाम चीज़ें हैं जो आपकी असफलता को दिखाती है और ये भी आपके साथ ये बताती है कि जब तमाम मोर्चों पे आप फेल हुए, आप पहलगाम हो, पुलवामा में कैसे 400-300 किलो आरडीएक्स आया वो आज दिन तक किसी को नहीं पता, आज दिन तक किसी जांच में नहीं पता है। पहलगाम के जो आरोपी हैं वो आज दिन तक नहीं पकड़े गए। इस तरीके की तमाम घटनाएं इस देश में हुई, दिल्ली में घटनाएं हुई, तमाम मोर्चों पर आप फेल हुए और जिस तरीके से चाइना लगातार अपनी विस्तारवादी नीति हमारे देश में अपनाता जा रहा है, तो तमाम चीजें दिखाती है कि आप हर मोर्चे पे फेल हुए, लेकिन आप पोलराइजेशन करके पॉलिटिकलाइजेशन करके केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आपने जमीन पे पिछले 12 वर्ष में क्या किया, आपको देश की जनता को ये बताना चाहिए, लेकिन आप देश की जनता को बताने में हमेशा असफल रहे। पर विफल हुए हैं, लेकिन ये मुद्दा ये उठा रहे हैं, घुसपैठियों का जिक्र ये कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मंशा नहीं है या ये नहीं कर पा रहे उसे? देखिए, मैं बता रहा हूं ना आपको, दोनों चीजें मैंने आपको सुनाई। आज जो अमित शाह जी ने
बोला वो भी मैंने आपको सुना है, और जो पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो भी मैंने सुना है। इनके खुद के वक्तव्य में दोहरापन है, ये खुद नहीं जानते कि इनको करना क्या है। सिर्फ और सिर्फ इनको पता है कि ये घुसपैठ का राग गा के, हिंदू मुस्लिम का राग गा के, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना, कहीं से भी नहीं लगा कि इनके पास कोई विकासशील बातें हैं, कुछ और है, वही दरका यूनिवर्सिटी बातें, वही हिंदू मुस्लिम, ये 50 साल बाद भी यही करेंगे। अरे भैया फर्टिलिटी रेट को देखिए, आपने नेशनल क्या है फर्टिलिटी रेट? सुन लीजिए, बताओ जरा, सुनिए आप, बताओ, सुनिए आप, क्या है फर्टिलिटी? फालतू की बातें करते हो, क्या है? दिन रात जहर घोलने का काम करते हैं आप। सुनिए, अरे आपने देश को बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद किया? देश को बर्बाद किया? बांग्लादेशों को घुसा के बांग्लादेशों को आरती करते रहे, बांग्लादेशों की आरती करते रहे, बांग्लादेशों को यार कौन रखेगा? केवल भैया प्रधानमंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? किसी कौन हिंदू को रखेगा? ऐसे देश की किया? सरकार, बातें देश करते की हैं। सरकार क्या किसकी है? फर्टिलिटी रेट? देश की सरकार बताइए किसकी है? फर्टिलिटी रेट सिर्फ क्या है? हिंदू मुस्लिम के बताइए बात फर्टिलिटी से काम रेट नहीं क्या है? होगा। आपको काम बताइए करना फर्टिलिटी पड़ेगा। रेट। देश की मुसलमान जनता की के क्यों लिए काम चल रहा है? करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा। पंकज ये जी, बातें पंकज करने जी, से पंकज क्या जी, होगा? आप- आपको आप- काम करना पंकज पड़ेगा। जी, देश की ठीक है। जनता के लिए इससे काम जनता करना पड़ेगा। टुकड़ा रही है। केवल मुद्दों जनता से टुकड़ा रही है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पंकज जी, केवल पंकज टुकड़ा जी, रही है। पंकज जी, अरे जनता टुकड़ा रही है, गायब हो गए, प्रताप जी, गायब हो गए साहब। अरे साहब हो गए। पंकज जी, एक सेकंड रुकिए, आप रुकिए। जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। आप फिर चर्चा नहीं करेंगे, पंकज जी। गृह मंत्री अगर घुसपैठियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, किसके अरे मुसलमानों की करते रहो। आपने बात रखी है, पंकज जी, एक सेकंड रुकिए। मुस्लिम लीग प्रताप बन जी, चुकी प्रताप है। जी, सुनिए एक सेकंड। मुस्लिम चलिए, लीग है, ठीक है, कांग्रेस चलिए, है, सुनिए। बदतमीजी करेंगे। प्रताप जी, प्रताप जी, बात सुनिए सर, बात सुनिए सर, बात सुनिए। पहले आप एक मिनट चुप रहिए। आप दोनों ही करते रहे, नहीं होगी। ठीक है, चल एक मिनट प्रताप जी, पार्टी में मत जाइए, पार्टी में मत जाइए। पंकज जी चर्चा कर रहे हैं, आप रुकिए एक मिनट। मैं नहीं सुनूंगा। ये तो तरीका नहीं है। आप भी तो चुप होइए। प्रताप जी, मेरी पार्टी के लिए और उनके सब यूज करेंगे, तो मैं नहीं सुनूंगा। एक सेकंड रुकिए, मैं नहीं सुनूंगा। एक सेकंड मेरी रुकिए। पार्टी के लिए लेकिन अभी ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। जब आप दोनों नहीं सुन रहे हैं तो बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रताप जी एक सेकंड रुकिए। सर हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं चर्चा होगी सर, ऐसे चर्चा नहीं, आप दोनों नहीं सुनना चाहिए, ऐसे चर्चा नहीं होगी। एक मिनट प्रताप जी, आप मुद्दे पे बात करिए सर। पार्टी में क्या जाना, कौन सी पार्टी का हिस्सा में क्या करना, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, हम मुद्दे पे बात कर रहे ये हैं। जब विषय से भटक कर बात करेंगे तो बात आएगी। नहीं देखिए, ये मुस्लिम लीग केवल मुसलमान की बात करती है। पंकज जी आपकी केवल आवाज नहीं आ मुसलमानों रही। की बात, डेटा पंकज जी, डेटा आपकी क्या आवाज होता नहीं, है? आप लगाइए, लेपल लगाइए। मैं आप ठीक है क्या डेटा पे बात कीजिए? चलिए आप कोई हाथ जो कहोगे वो बोलेंगे क्या? अरे क्या आपको क्या आता है? महेश जी पता है डेमोग्राफी क्या एक होती है? सेकंड सर, मुझे सब पता है क्या है? आप के अलावा भी मेहमान यहाँ पे चर्चा हम कर रहे हैं, 2 गेस्ट और हैं हमारे साथ। एक मिनट रुकिए महेश जी। अब देखिए दोनों अपनी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल देखिए ये है, जैसा कि अभी एपी सिंह सर ने भी कहा कि डेमोग्राफिक हम संतुलन की बात करते हैं, बेहद जरूरी है। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, भले ही हमेशा मुद्दा बना रहता हो, अब केंद्र सरकार सख्ती की बात कर रही है इस मुद्दे को लेकर, किस तरह से एक्शन हो रहा है, नजर क्या आता है आपको? कांग्रेस अपने वक्त के आंकड़े यहां पर दे रही है, बीजेपी के वक्त के आंकड़े दे रही है कि सिर्फ बातें की जा रही है, हुआ कुछ नहीं। कितना गंभीर आपको ये मुद्दा लगता है और कितनी गंभीरता सरकार की लगती है? देखिए, निश्चित रूप से अगर गंभीरता की बात है तो लाल किले से प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया था तो उससे ये मालूम पड़ रहा है कि मौजूदा जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो इस मामले को गंभीरता से ले रही है और वो स्वीकार भी कर रही है कि डेमोग्राफिक बहुत एक प्रॉब्लम आई है इस देश के सामने। अब ये इसको धर्म के आधार पर नहीं करके ये से है कि देश की सुरक्षा आंतरिक हो चाहे सीमा वाली, इसको ध्यान में रखते हुए ये मतलब करवाया जा रहा है और उसका वैज्ञानिक तरीके से कि भैया डेमोग्राफी जो बढ़ रही है वो किस आधार पे बन रही है, कैसे बन रही है। अब आपने ये देखा होगा कि अगर अब मैं राजस्थान की भी बात करूं तो आप जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसे आप देख के आश्चर्यचकित रहे कि वहाँ एक समुदाय विशेष की मतलब बड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो इससे क्या है कि देश विरोधी गतिविधियों को एक प्रोत्साहन मिलने की आशंका है और ये रही है। आप ये देखिए बंगाल की अगर जैसे बात कर रहे थे, बंगाल में मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो या और जितने जो जिले थे वो एकदम मतलब क्या कहता 90% 95% मुस्लिम एरिया। कोई समय जब विभाजन हुआ था देश का उस दौरान ये हिंदू बहुल क्षेत्र थे, वहाँ की आबादी रही है। कारण कैसे भी हो इसमें मैं धर्म पे लेकिन मेरा एक सवाल है घुसपैठ को लेकर। हाँ,
चलिए सख्ती सब बताते हैं, कोई भी सरकार रही हो, मेरा सवाल सरकारों को लेकर नहीं, लेकिन जिनके पास पावर है, क्या वजह है कि इन्हें नहीं डिपोर्ट किया जा सका, नहीं उन्हें हटाया जा सका और ये यहाँ रहकर भी जनसंख्या बढ़ाते रहे और आज तादाद करोड़ों में है। अब इसके बाद कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग है जो बात कही जा रही है उसे सार्थक करना। नहीं, यही वाली जो चीज है ना कि उसके आखिर ये डेमोग्राफिक बदलाव क्यों आ रहा है और गंभीरता का विषय क्या है। आज स्थिति है भारत के दोनों साइड में, अगर यूं देखें पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा में स्थिति क्या हो रही है, उन देशों की हालत क्या हो रही है। वहां पे लोगों को मतलब क्या कहते हैं, गरीबी ज्यादा वहां बढ़ रही है, वहां की सरकारें उन चीजों को संभाल नहीं पा रही है। अब चाहे उनके विकास दर की गति ले लीजिए या वगैरह, तो यहाँ भारत में उसकी संभावना इसलिए है क्योंकि ये देश प्रगति कर रहा है। तो एक ये भावना से भी लोग बाग वहां से भाग के चोरी छिपे वगैरह इस तरह से आ रहे हैं। और ये भी बात सही है, एक आपने सुना होगा एक समय में कि 10 रुपए में एक धक्के मार से मतलब क्या था सीमा पार होती थी। ये मतलब ये भी एक आरोप लगते रहे हैं और हकीकत भी ये रही है कि बहुत से लोगों ने सीमा पार की है और यहाँ आकर के अपने मतलब आधार कार्ड बाकायदा बनाए हैं, सब कुछ हुआ है और उसके आधार पे पॉलिटिकल सिचुएशन भी बदली है। आप ये सिर्फ ये नहीं है कि आखिर मतलब ये नहीं है कि किसी सरकार बनी, ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी महेश जी कि क्या वोट बैंक के लिहाज से भी कई बार इन्हें अनदेखा किया गया? बिल्कुल, ये भी बात सही है। हाँ। इसमें फैक्ट है। हाँ। लेकिन बजाय इसको, क्योंकि इसके गठन को लेकर के भी मतलब क्या कहता राजनीति शुरू हो गई है। अभी आपने देखा होगा बहस का क्या मतलब मुद्दा बना, जो वास्तव में जो हमारे प्रथम वक्ता जिन्होंने बात जो बताई है, वो वास्तव में जो एक बिंदु जो इसमें सेंट्रलाइज वो बहस होनी चाहिए थी, हिंदू मुस्लिम पर नहीं ले जाना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। बांग्लादेश में भी आज हिंदू हैं तो पाकिस्तान में भी हिंदू हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं और मुस्लिम भी आते जाते रहते हैं, ये बात नहीं है। सवाल ये है कि हमारे देश के संसाधनों पे ये डेमोग्राफी का बदलाव भी मतलब वहन कर बहुत बन रहा है हमारे लिए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है और समय रहते अगर इस पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो मतलब क्या कहता है, ये हमारे लिए मुसीबत होगी। बिल्कुल ठीक है, आप बातों से बात नहीं बनेगा, एक्शन यहाँ पर जरूरी है। AK सिंह सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मुझे फाइनल कमेंट सबका चाहिए, आपका भी, कि कैसे हम बात सुरक्षा की कर रहे हैं, संवेदनशीलता और संविधान, कैसे इन सब में संतुलन बने? देखिए, इसके लिए आवश्यक है, चूंकि एक ये राजनीतिक इस पहलू जो इसके हैं बहुत ही डेंस या मतलब आप कहेंगे बहुत स्ट्रांग पहलू है, तो जो बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इस मसले पे जो है थोड़ा सोच समझ करके बात करनी चाहिए और उस पे जो है सरकार का जहां तक हो सके इन्हें सहयोग देना चाहिए। अब देखिए, अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने ये कहा अमित शाह का ये देते हुए कि घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता। बात वो नहीं कि घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता, बात यह है कि घुसपैठ पूरी तरह नहीं रोकी जा सकती, वहां तक तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, आज तक की घुसपैठ को बढ़ावा भी दिया गया है और इनके राज्यों में ही बढ़ावा दिया गया है और कह के बढ़ावा दिया गया है। तो राजनीतिक दल जो है बाकी उनको भी सोच। दूसरी बात इन्होंने जो है कही कि महंगाई के कारण ऐसी हो रही है। 2004 से लेकर के 2014 तक जो एवरेज महंगाई दर थी वो करीब 10% थी। 2014 से लेकर के 2026 तक जो एवरेज महंगाई दर है वो 4.9% है। तो आप देखिए, मतलब कि इलॉजिकल बातों करने से ही समस्या का समाधान। उसी तरह से इन्होंने कहा ये कि बीजेपी या वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं मैं, ये कह रहे हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम करती है इसलिए से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब साहब हमें ये बताइए कि ये सरकार जो है या बीजेपी या आरएसएस क्या यूरोप में है? इंग्लैंड में आपने देखा होगा ग्रूमिंग गैंग का नाम सुना होगा, जहां के लाखों बच्चियों का जो है बलात्कार हो रहा है। स्वीडन जो कि सबसे मतलब शांति प्रिय देश माना जाता था, वहां पे आजकल रोज दंगे हो रहे हैं। पेरिस जहां की शांति पूरे मतलब कि देश माना जाता था, मतलब फ्रांस, वहां आपने देखा होगा पिछले साल 5। तो क्या वहां बीजेपी या मोदी जी या आरएसएस जाकर के वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? तो मेरा निवेदन ये है कि समस्त जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, एक ये इस पे जो है आसानी से बैठ करके आराम से बात करें और कोई सोल्यूशन जो है इसमें समाधान निकालना जरूरी। बिल्कुल, इसमें जिम्मेदारी सबकी होती है। प्रताप जी, एक फाइनल कमेंट से शॉर्ट में, वक्त नहीं है। हाँ, क्योंकि ये एक भारत केवल एक राजनीतिक सीमा नहीं है, सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसकी संस्कृति को बचाना हमारे पूर्वजों का हमको दिया हुआ दायित्व है और ये दायित्व तभी बन सकता है जब हम डेमोग्राफी संतुलन को
बनाए रखें, उसके लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, क्योंकि भारत की प्रकृति, भारत की संस्कृति बनी रहे, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, फाइनल कमेंट। नहीं देखिए श्वेता जी, मैंने पहले भी दोहराया था कि घुसपैठ एक अकेला रीजन जो डेमोग्राफिक के लिए बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सोशल इकोनॉमिक जो एक रीजन है, उसके अलावा अर्बनाइजेशन है, फैमिली है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, तमाम रीजन है। अभी ए के सिंह ने बड़े बड़े आरोप लगाए, के सिंह जी ने, कि हमारे राज्यों में, मैं तो कह रहा हूँ उनको पूरे डेटा के साथ ये बताना चाहिए था किन राज्यों में क्या हुआ। मैंने आपको डेटा के साथ बताया कितनी फेंसिंग हुई, कितनी फेंसिंग नहीं हुई, कितने घुसपैठ हम लोगों ने बाहर डिपोर्ट किए, कितने आप लोगों ने किए। केवल बातें नहीं कर, देखिए आप ठीक है, ये आपने आरोप लगाने के मुझे आप समाधान बता दीजिए, साथ बता दीजिए, कुछ सजेशन दे दीजिए। सजेशन में दे रहा हूं ना, अगर आप कुछ लेके आए, आपने कमेटी बनाए तो उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए, उसका केवल और केवल राजनीतिक यूज के लिए मत कीजिए। आपने 12 साल में कोई काम नहीं किया, केवल 12 साल से गीत आप गा रहे हैं कि घुसपैठ हुआ, घुसपैठ हुआ। तो भैया इसके रीजंस पे जाइए ना, आप फर्टिलिटी रेट्स भी चेक करेंगे और बहुत सारी चीजें चेक करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है। तमाम मुद्दों पे बात होनी चाहिए, कंक्लूड निकलना चाहिए कि जिससे प्रोग्रेसिव अप्रोच से देश आगे बढ़ सके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ देश को डिस्क्रिमिनेट किया जाना चाहिए, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट आप लोग लगातार कर रहे हैं केवल कुछ चीजों को लेके। अब आपको एक बड़ा मैं डेटा आपको देता हूं, असम में इन्होंने एनआरसी सीए किया और आप देखेंगे कि वहां 19 लाख लोगों को इन्होंने जो बाहर निकाला सीए से, लेकिन उसमें भी 16 लाख लोग तो हिंदू इसलिए सीए लिया है, इसलिए सीए लिया है, अब सुनिए, इसलिए लिया है सीए। अरे भैया सीए लिया है, हमें बिल्कुल, आप जिनके लिए बिल्कुल उनको वो क्योंकि प्रताड़ित है, आप जिनके लिए उनकी सुरक्षा करेंगे हम, बाहर कर रहे हो, क्या आपका पता है? हम हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। सीए लाए जिसका आप विरोध करते हैं, जिसके लिए आप बैठे धरने पे, जिसका राहुल गांधी विरोध करता है, आपकी पॉलिसी का, आपकी तरीके का विरोध, जिसका राहुल गांधी विरोध करता है, सीए हम लाए। मैं फिर कह रहा हूं आपकी पॉलिसी, आपके तरीके का विरोध है। पंकज जी, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया प्रताप जी, पंकज जी, महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। ए के सिंह सर, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, भारत की अगर सबसे बड़ी ताकत की बात की जाती है तो वो यही है कि यहाँ पर विविधता है, संतुलन है, लेकिन चुनौती बड़ी यही है कि यहाँ सुरक्षा भी बनी रहे, संवेदनशीलता भी रहे और सामाजिक ताना बाना भी और मजबूत हो, और इसके साथ ही इस जो डेमोग्राफिक असंतुलन हो रहा है उसे संतुलित किया जाए, उस ओर कदम बढ़ाने चाहिए, ना कि धर्म को लाकर, क्योंकि जो जरूरत, जो बड़ी समस्या है, समाधान की ओर सबको साथ आना होगा। एक दूसरे पर सिर्फ सवाल उठाने से, आरोप लगाने से, आंकड़े देने से या सिर्फ कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। जमीन पर वो असर, वो एक्शन नजर आना चाहिए, और अब कम से कम इंतजार उसी का है। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।